नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर अडानी को घेरने वाला विपक्ष की शरद पवार ने हवा निकाल दी है। आपको बता दें, शरद पवार एक सीनियर लीडर माने जाते हैं और कांग्रेस के साथ उनका महाराष्ट्र के अंदर गठबंधन भी है। और ऐसे में जबकि 14 से अधिक विपक्षी पार्टी एकजुट होकर जेपीसी की मांग पर अड़े हुए थे, पिछले 2 सदनों को संसद के चलने नहीं दिया और यह कहा गया कि जेपीसी की मांग कराए। और मोदी से उनका कनेक्शन कांग्रेस ने जोड़ते हुए राहुल गांधी ने बाकायदा संसद के अंदर ये आरोप लगाए थे कि अडानी को बचाने के लिए, अडानी को ठेके दिलाने के लिए मोदी जी ने प्रयास किए हैं और मोदी जी ने विदेश की यात्राएं तक जो की वो सब अडानी के बिजनेस के लिए की। यहां तक कि इतने भी आरोप लगाए राहुल गांधी ने कि अडानी के कंपनियों में मोदी जी का पैसा लगा हुआ है। अब इस पर जेपीसी की मांग पर जो विपक्ष अड़ा था उसमें शरद पवार का बयान आया और उन्होंने कहा कि जिस तरह से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर यह सारा विपक्ष हल्ला गुल्ला कर रहा है, बोलते हैं मैंने तो हिंडनबर्ग के बारे में कभी सुना नहीं है और एक विदेशी एजेंसी, उसके कारण से हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर हमला हुआ है, उससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर प्रहार हुआ है। यहां तक कि जो विदेशी इन्वेस्ट हमारे देश में होना है, इसको भी प्रभावित करने की ये एक षड्यंत्रकारी नीति लगती है, ऐसा शरद पवार ने बोला है। अब शरद पवार के बयान से ये तो इस विपक्षी पार्टियों को समझना चाहिए कि आप ही के ग्रुप में शामिल एक सीनियर लीडर जो आपको समझा रहा है, आपके समझ में नहीं आ रहा है। हिंडनबर्ग को रिपोर्ट को लेकर के आप विदेश की एक एजेंसी है, 10-15 लोग उसको चलाते हैं, कौन उसके पीछे फंडिंग कर रहे हैं, कौन उसके पीछे साजिश कर रहा है, बिना ये जाने और बस एक टूल किट के नाते आप तैयारी कर लें और बस हल्ला करना शुरू कर दें कि भाई हिंडनबर्ग में ये कहा है कि अडानी ठीक नहीं है, अडानी ने जो है शेयर मार्केट में घोटाला किया है, अडानी ने बैंकों से लोन ले लिए हैं नियमों को ताक पे रखते हुए, अडानी ने जो विदेशी निवेश है उसमें गड़बड़ी की है, ये आरोप लगाए गए। और इस सबको लेकर के ये जो मनी लॉन्ड्रिंग और अनऑथराइज जो है इसमें ट्रेडिंग, वित्तीय गड़बड़ी, लोन, ये सब आरोप लगाए गए। और इन आरोपों के पीछे का सच क्या है, ये इस देश के विपक्ष ने जानने की कतई कोशिश नहीं करी। अगर जरा भी राहुल गांधी और देश का विपक्ष ये जानने की कोशिश करे कि हिंडनबर्ग की असल में इसमें चाल क्या है, हिंडनबर्ग को हमारे देश के अडानी से लेना क्या है, अगर वो जरा सा भी कोशिश करें, जांच करें, तो उनको पता लगेगा कि इसके पीछे देश विरोधी ताकतों का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ट्विटर पर आप जाइए, वहां एक विजय पटेल नाम के ट्विटर पर एक मित्र है मेरे, उन्होंने बाकायदा पूरी थ्रेड्स के साथ पूरा खुलासा किया है और उन्होंने बाकायदा स्टेप बाय स्टेप ये बताया है कि ये जो अडानी को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का हल्ला आज हो रहा है, ये अडानी को टारगेट आज नहीं किया गया है, इसकी तैयारी 2016 से चल रही है। जी हां, ये बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आप मेरे ट्विटर अकाउंट पे जाएं तो आपको पता चलेगा, मैंने उसको रीट्वीट किया है कि किस तरह की साजिश ये हमारे देश के विरुद्ध है। ये खाली अडानी के विरुद्ध नहीं है, ये देश के विरुद्ध साजिश है कि इस देश के जो अर्थव्यवस्था को कैसे चौपट किया जाए। और इसके पीछे वही एक नाम, जॉर्ज सोरोस, आपने सुना होगा। जो बात आज शरद पवार बोल रहे हैं, यह बात उनकी जानकारी में अगर आई है तो ये जो विपक्षी पार्टी आज भी जेपीसी कर रही है, आज भी वो मोदी अडानी भाई भाई के नारे लगा रहे हैं, क्या उनके समझ में नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रही है, लेकिन मुझे लगता है कि उनको ऐसा हल्ला करने के लिए कहा गया है, क्योंकि जो विदेशी ताकतें एक एजेंसी को हायर कर सकती हैं, कुछ पत्रकारों को हायर कर सकते हैं, कुछ एनजीओ बनाकर उनको हायर कर सकते हैं कि आपको अडानी का विरोध करना है, इस अडानी को बर्बाद करना है। अडानी बर्बाद होगा, देश का अंबानी बर्बाद होगा, महिंद्रा बर्बाद होगा, तो फिर देश की अर्थव्यवस्था तो अपने आप बर्बाद हो जाएगी। लेकिन राहुल गांधी ना तो समझना चाहते हैं, ना वो समझने के लिए तैयार हैं, उसके लिए कोई कोशिश करते हैं। और तभी शंका पैदा होती है कि ये जो इस तरह की हिंडनबर्ग नाम की जो संस्था है, कुछ पत्रकार हैं, कुछ चैनल हैं, उनको अगर कोई फंडिंग कर रहा है तो सवाल ये उठता है, तो क्या राजनीतिक दलों को भी कोई फंडिंग कर रहा है?
ये जो राजनीतिक दल जिस तरह से एक सुर में जेपीसी जेपीसी चिल्ला रहे हैं, बिना कुछ तथ्यों की जानकारी के जिस तरह से हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर शोर मचा रहे हैं, ये शंका पैदा होती है कि ये राजनीतिक दलों को भी शायद पीछे से ऐसा करने के लिए कोई फंडिंग कर रहा है। आपको मैं वो थ्रेड्स के बारे में बताता हूं, लंबा विस्तृत है लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बताता हूं किस तरह से ये शरद पवार ने जो बोला है, इनकी बात पर तो यकीन विपक्ष करे और नहीं करे तो ट्विटर अकाउंट पर जाए, विजय पटेल के ट्वीट देखे, आपको पता लगेगा। लेकिन कांग्रेस के जयराम रमेश कहते हैं साहब ये तो एनसीपी की इनकी विचारधारा है, हमारी विचारधारा तो बिल्कुल साफ है, जेपीसी से कम पर हम मानेंगे नहीं। यानी कांग्रेस ने तय कर रखा है कि आने वाले जो सत्र भी होंगे, मानसून सत्र अब आएगा, उसके बाद शीतकालीन सत्र आएगा, ये वहां भी इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहते हैं और ये जिंदा रखना चाहते हैं 2024 तक, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मोदी के सामने खड़े होकर चुनाव की रैली करने के लिए इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और केवल ये एक आर्टिफिशियल मुद्दे के बेस पर चुनाव लड़ने की मंशा में बने हुए हैं। जबकि शरद पवार इनको सलाह दे रहे हैं कि भाई महंगाई के मुद्दे पर बात कर लो, बाकी बेरोजगारी पर बात कर लो, लेकिन कहते हैं ना, हमें तो अडानी मोदी भाई भाई करना है। तो क्यों? शायद किसी ने पीछे से कहा होगा, शायद कोई टूल किट तैयार हुई होगी। तो मैं आपको बताता हूं यह मामला कब से शुरू होता है। 2017, याद करिए, अडानी ने जो कोयले की खदान है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कोयले की खदानों पर टेंडर लिया और उसको वो मिली। विरोध वहां से शुरू हुआ और उसमें एक संस्था थी 350.org। ये 350.org ने बाकायदा आंदोलन चलाया था और अडानी के विरुद्ध वहां बहुत प्रदर्शन हुए थे। मामला खदानों का था, मामला वहां आदिवासी क्षेत्र के रहने वाले लोगों का था। एनजीओ के एंट्री होने से लोगों को लगा कि वाकई में शायद कुछ गड़बड़ी सरकार कर रही है, सरकार तक वहां हिल गई थी। लेकिन उसके बाद से अडानी का पीछा नहीं छूटा और अडानी का विरोध होता रहा। अब आप देखिए तो ये जो 350.org नाम का एनजीओ है, इसको कौन फंडिंग करता है? तो इसको करता है टाइड्स फाउंडेशन। और टाइड फाउंडेशन को कौन फंडिंग करता है? तो इसमें वो जॉर्ज सोरस का फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन, ओमिडियर नेटवर्क और बिल गेट्स, ये लोग हैं। उसको फाउंडेशन, उसको जो टाइड फाउंडेशन मैंने बताया, इसको फंडिंग करते हैं। टाइड फाउंडेशन करता है 350.org को और ये विरोध करते हैं अडानी के, और ये विरोध शुरू होता है 2016-17 से। उसके बाद मामला खत्म होता है। लेकिन अब ये मामला यहीं नहीं रुका। यही जो संस्थाएं हैं, ये भारत के अंदर भी एनएफआई, नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया, इसको फंडिंग करते हैं। और ये जो नेशनल फाउंडेशन ऑफ इंडिया फॉर इंडिया है, इसमें कौन कौन फंडिंग कर रहा है? तो इसमें कर रहे हैं फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन, ओमिडियर नेटवर्क, सेव द चिल्ड्रन, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, द बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन और अजीम प्रेम जी। जी हां, सही सुना आपने, ये भारत के उद्योगपति हैं। यूरोपियन यूनियन ये इसमें फंडिंग करते हैं। अब ये किसको फंडिंग कर रहे हैं? ये कर रहे हैं नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया, एनएफआई। और एनएफआई आगे क्या करता है? इसी में अजीम प्रेम जी एक एनजीओ बनाते हैं, आईपीएसएमएफ। और ये आईपीएसएमएफ क्या है? ये कुछ पत्रकारों को और कुछ न्यूज चैनलों को, कुछ अखबारों को ये फंडिंग करते हैं मदद के नाम पर, पत्रकारों के, जिसमें है द वायर, द कैनवास, द न्यूज मिंट, लाइव लो, ऑल्ट न्यूज, सत्याग्रह। और अब आप समझ सकते हैं ये क्या नेक्सस है। फिर ये सारे न्यूज चैनल, ये अखबार, ये वेबसाइट, ये इस मुद्दे को जिंदा रखते हैं। यानी पूरा एक नेक्सस है। और अब एक के बाद एक लिंक समझ में आ रहा है कि इस सब के पीछे जॉर्ज सोरस जैसे लोग हैं, इसके पीछे अजीम प्रेम जी भी हैं। ये सब उद्योगपतियों का कंपटीशन है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या इसमें भारत के राजनीतिक दलों के नेताएं भी हैं? उनको भी ये टारगेट दिया गया है कि आपको इस मुद्दे को जिंदा रखना है, इस मुद्दे पर शोर मचाना है, इस मुद्दे पर संसद नहीं चलने देनी है। क्या कांग्रेस को भी यहां से कोई फंडिंग आ रही है? तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि राहुल गांधी कहां कहां यात्रा करते हैं, किस किस से मिलते हैं।
इसकी विस्तृत रिपोर्ट जब आएगी तो आप जान पाएंगे कि वाकई में लिंक कहां से है। और इसीलिए शरद पवार ने शायद इनको सलाह दी है कि इस मुद्दे को छोड़ो, बाकी तरफ ध्यान दो, वरना आप देश का नुकसान कर रहे हैं और उसके साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने वाली जो ताकतें हैं, जो विरोधी दल लगे हुए हैं, उनको आप मदद करने का इनडायरेक्टली काम कर रहे हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।